तो बच्चों नमस्ते, कैसे हो आप सब। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर 5 चल रहा था उसमें आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के लवणों को, प्रमुख जो लवण थे उनको प्राप्त करने की विभिन्न प्रकार की विधियां हमने देखी, उनके रासायनिक समीकरण देखें और उनके गुण तथा उपयोग भी हमने यहाँ पर चेक किए। आज हम एक और ऐसा प्रमुख लवण रह गया था जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो हमारे पास जो लवण है जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी, वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा लवण की बात करेंगे आज हम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसे कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोल सकते हो? कपड़े धोने का सोडा। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र, सोडियम कार्बोनेट यानी कि कपड़ा धोने का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, ये वाला सूत्र होता है बेटा इसका, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है कि 10 अणु क्रिस्टलन जल के सोडियम कार्बोनेट के साथ उपस्थित होते हैं। ये 10 H2O जो मैंने पीछे लिखे हैं ना, ये क्या है? क्रिस्टलन जल के अणु इस लवण के साथ मिले होते हैं। क्रिस्टलन जल को मैंने परिभाषित किया था ना, ये लवण के एक सूत्र इकाई आयतन में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है ना। तो वही क्रिस्टलन जल है। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट को हम किस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक तो साल्वे विधि द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा एक अन्य विधि भी है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है, उस बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो उससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और जब सोडियम कार्बोनेट का हम पुनः क्रिस्टलीकरण करा देते हैं तो हमको कपड़े धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। एक अन्य विधि जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे यहाँ पे? बेकिंग सोडा ना कह सकें का? कोष्टक में लिख दूं, बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस का पुनः क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो धावन सोडा, क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो देखो, इस अन्य विधि को देखते हैं हम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा ले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या ले लिया हमने? बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करते हो,
बेकिंग सोडा को गर्म करने की अभिक्रिया ध्यान करो, पिछले वीडियो में आपको बताई थी। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा के 2 अणु लेने पड़ेंगे। ये का बन गो? सोडियम कार्बोनेट। अब इसका बेटा सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करा दो। क्रिस्टलीकरण कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 पानी के अणुओं से इसकी अभिक्रिया करा दो। यहाँ पे लिख दूँ मैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है धावन सोडा। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों? धावन सोडा प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो धावन सोडा प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया के ये समीकरण आपके सामने मैंने नोट कर दिए हैं। ध्यान से देखो किसको लिया है। वैसे इसकी जो मेन विधि है वो तो क्या है? साल्वे विधि, ठीक है ना। साल्वे विधि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल उसका नाम ध्यान रखना है अपने को। और यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा को जो प्राप्त करने की विधि है वो किससे है? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करा देंगे तो हमको धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? आपको यहाँ पर धावन सोडा प्राप्त हो चुका है भाई साहब। अब देखो इस धावन सोडा के क्या गुण हो सकते हैं। अगर हम गुण की बात करें धावन सोडा में तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला गुण देखते हैं इसका। इसका पहला गुण है कि यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरा गुण क्या है? यह जल में विलेय है, पानी में घुल जाएगा जब ही तो कपड़ा में साफ करेगा, पानी में घुल जाएगा। तीसरा इसका गुण क्या हो सकता है? पानी के अंदर घुल जाएगा। इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय। इसका जलीय विलयन, क्योंकि प्रकृति कैसी है कि क्षारीय। इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका एक चौथा गुण भी है कि जब धावन सोडा को अधिक ताप पर गरम करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर सोडा एस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या बना रहा है? सोडा एस बना लेता है या बनाता है। अगर धावन सोडा को आप अधिक ताप पर गर्म करते हो तो यह सोडा एस बना लेता है, ठीक है ना। सोडा एस बनाएगा तो किसके कारण बनाएगा? जल के अणु जब ज़्यादा जोर से गर्म करेंगे तो जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ की अभिक्रिया में यहाँ लिख दूँ, इस चौथे नंबर की अभिक्रिया को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो ले तुम का सोडियम कार्बोनेट 10H2 धावन सोडा आएगा। अब इस धावन सोडा को आप अधिक ताप पर गर्म कर दो, जैसे 373 केल्विन ताप ले लियो आपने, अधिक ताप है और इससे अधिक ताप पे इसको गर्म कर दो। अब ये क्या करेगा? अपने जल के अणुओं को त्याग देगा। जो क्रिस्टलन जल के अणु है ना, उनने ये त्याग देगा। अरे ज़्यादा गर्म करेंगे तो पानी सूखेगा नहीं का,
पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो का बचेगा, केवल ई तो बचेगा। और या तो का बोलेंगे हम, सोडा एस। इसको क्या बोलोगे, सोडा एस, ठीक है ना। ये धावन सोडा आएगा, धावन सोडा है तो गर्म करो, चाहे सोडियम कार्बोनेट कह दो, एक ही बात है, कछु कह दो। तो ये इसके गुण हो गए और इसे प्राप्त करने की विधि हो गई। और अब इसका चेक करते हैं हम, क्या उपयोग चेक करते हैं सोडियम कार्बोनेट के, आप क्या उपयोग कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग चेक करो बेटा आप, ठीक है ना। तो ये नोट करिए आप फटाफट से, और फिर इसके उपयोग चेक करते हैं हम। क्लियर, उपयोग देखते हैं बेटा हम। क्या उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, धावन सोडा का उपयोग किस में करेंगे। सबसे पहले तो बात करो कपड़ान की धुलाई में और सफाई में कर सकते हैं ना इसका उपयोग। नंबर 2, कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं इसका, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, बोरेक्स, कांच, बोरेक्स, साबुन आदि के निर्माण में, साबुन आदि के निर्माण में। ठीक है। और इसका कहाँ उपयोग कर सकते हो, अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक कहते कहें, अपमार्जक कहें बेटा सरफ से, और कागज तथा पेंट उद्योगों में इसका उपयोग कर सकते हो। कागज और पेंट उद्योगों में इसका उपयोग कर सकते हो। और एक उपयोग मैंने जनरली आपको बता रखा था ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में ये बता रखा था ना। देखो बोरेक्स किसको बोलते हैं, सुहागा को। बोरेक्स किसको बोलते हैं, सुहागा को। और इसका सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 7H2O, ठीक है ना। Na2B4O7 7H2O, सुहागा, बोरेक्स पाउडर। आँख वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है ना, आपकी आंखें ख़राब होती हैं या आंखों में जलन होती है, फ्लू वगैरह की समस्या हो जाती है, तो बोरेक्स पाउडर आता है, उससे आंखों को साफ़ करते हैं तो हमारी आंखें क्लीन हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा इसके उपयोग। और अब हम बात करते हैं किसकी, साबुनीकरण की। अब आपको क्या चेक करना है, साबुनीकरण। देखो साबुनीकरण के बारे में बात करते हैं। साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है ना। साबुन दीर्घ, साबुन जो होते हैं वो दीर्घ श्रृंखला जिसमें वाले चलो दीर्घ श्रृंखला कार्बन 12 से कार्बन 18, यानी कि साबुन की एक अणु में 12 कार्बन से लेके 18 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। दीर्घ श्रृंखला कार्बन 12 से कार्बन 18 परमाणु वाले वसा अम्ल, परमाणु श्रृंखला कार्बन परमाणु वाले कर दो है, कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल, कार्बन परमाणु लिख दो।
कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों के स्टीयरिक पोमेटिक ओलिक अम्लों के या ओलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं? दीर्घ श्रृंखला कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों के स्टीयरिक पोमेटिक या स्टीयरिक ओलिक जो अम्ल होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये जो वसा अम्ल होते हैं ये सोडियम, अब देखो साबुन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, साबुन प्राप्त करने की मैं प्रक्रिया लिख रहा हूँ यहाँ पर। वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वसा अम्लों को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। कौन से वसा अम्ल हैं? स्टीयरिक पोमेटिक हो सकता है या स्टीयरिक ओलिक अम्ल हो सकता है। इन वसा अम्लों को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन प्राप्त होता है। इसे या इस क्रिया को, इसे कह दो चाहे इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब देखो साबुन बनाने की जो अभिक्रिया को समीकरण है उसको भी मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। तो स्टीयरिक पोमेटिक या स्टीयरिक ओलिक अम्ल, देखो ओलिक अम्ल में तो आते हैं आपका सरसों का और तिली का तेल, ठीक है ना, और पोमेटिक अम्ल में आते हैं पाम ऑयल। तो आप लोग साबुन बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि आप ओलिक अम्ल लो, बसीय ओलिक अम्ल क्या हो गया? सरसों का तेल हो गया। सरसों के तेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बना लो और उस सरसों के तेल को गर्म करो और उसमें धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलाते जाओ और उसको चलाते जाओ और पूरी तरह से जब वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद उसमें फिर थोड़ा सा हमको क्या डालना पड़ेगा? नमक डालना पड़ेगा। और उस नमक डालने के साथ साथ ही जो साबुन होगा वो आपके पात्र में नीचे बैठ जाएगा और जो उसका जो तेल सा होगा वो ऊपर रह जाएगा। और इस तरह से आप साबुन घर पे भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको घर पे ट्राई नहीं करना है, क्लियर है ना। इस क्रिया में जो साबुन प्राप्त होता है उसे किससे अलग करते हैं? इस क्रिया में प्राप्त साबुन को सोडियम क्लोराइड नमक ही की तो है गो, सोडियम क्लोराइड NaCl मिलाकर पृथक किया जाता है, पृथक कर लिया जाएगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड को मिलाकर पृथक कर लिया जाएगा। अब देखो
अगर तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करे हुए तो कपड़ा धोने का साबुन बन जाएगा, और अगर आपने पोटेशियम का उपयोग किया है तो मृदु साबुन बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या सीधे लिख देता हूँ पोटेशियम। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग कर रहे हैं, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उपयोग कर रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड थे तो कपड़ा धोने का साबुन बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे कौन सा बनेगा? पोटेशियम से प्राप्त साबुन मृदु होते हैं। मृदु यानी कि मृदु का मतलब सॉफ्ट, मृदु होते हैं। अतः इनका उपयोग शेविंग क्रीम या शैम्पू बनाने में और नहाने को जो साबुन रहे उसको बनाने में करते हैं। नहाने का साबुन आपका सॉफ्ट होता है कि नहीं होता है कपड़ा धोने के साबुन से? अगर देखो, अगर आपको साबुन यहाँ पर पारदर्शी बनाना है, जैसे पियर साबुन बनाना हो, पियर्स आर पार दिख जाए वहाँ में के, तो क्या करेंगे? साबुन को पारदर्शी, पारदर्शी हुए ना पियर्स, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें ग्लिसरीन मिलाई जाती है। क्या मिलाओगे? ग्लिसरीन मिलाते हैं, ठीक है ना। अगर साबुन का बनाना हो तुमने पारदर्शी तो उसके अंदर क्या मिला दोगे? ग्लिसरीन, ठीक है ना। अब मैं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिख दूँ यहाँ को, साबुन को, तो आप इसको फटाफट से नोट करो बेटा, और नोट करने के बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, और इरेज करके आपको मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण नोट करता हूँ, ठीक है ना। इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण नोट करते हैं। आप जब इसको नोट करें ना, मैं इस तरह से मिटा रहा हूँ, तो आप ना बेटा वीडियो को ना पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लो आराम से, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा दो आप वीडियो को, ठीक है ना। तो देखो इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं। तो हम उच्च बसीय अम्ल लेते हैं CH2COOR, CH2COOR, इनको बोलेंगे हम उच्च बसीय अम्ल। ठीक है ना। और इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी अभिक्रिया कराते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो ये गरम करेंगे ना, तेल ले लियो, तेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को जली विलयन डाल दियो, और अब बाय क्या कर रहे हैं हम? गरम कर रहे हैं ना। तो देखो ई कहाँ से टूटा को, या तुमको यहाँ से तोड़ना है, यानी कि ई एक हिस्सा अलग है जाएगा और ई एक हिस्सा अलग है जाएगा। अब देखो मैं तोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ CH2OH, CHOH, CH2OH, और ई तोड़ दियो मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। OH अलग कर दियो और ई यहाँ पे तोड़ दियो, तो मोए ये क्या लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे ना, प्लस क्या बच गया आप बताओ? Na बच गया और ये बच गया। समझ में आ रही है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? RCOONA। तो याद तो कहेंगे बेटा साबुन, ये तो बनोगे तुम्हारे का साबुन, और इसको बोलेंगे हम ग्लिसरॉल। साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में, ये तो मुख्य उत्पाद हो गया हमारा, और ये सह उत्पाद हो गया। सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और ये जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये तेल सो ही रहे, पतलो सो तेल सो रहे, और ये जब साबुन
तुम्हारा बन के कंप्लीट हो जाएगा और हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो साबुन तो आपके पात्र में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर वो तेल सा पानी सा घूमने लगेगा। ऊपर जो बचेगा पानी सा उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल आराम से आप डलिया ढकोली में थे अपनी में थे उसको खिला सकते हो और साबुन को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। तो साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है बेटा। ये जो अभिक्रिया है ना ये किसकी कहलाती है? साबुनीकरण की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे आते? साबुनीकरण की अभिक्रिया कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। 1 नंबर के क्वेश्चन में टप से पूछ लेते हैं साबुनीकरण की अभिक्रिया का समीकरण लिखो, तो आपको ये वाला समीकरण लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि साबुन जो होते हैं वो कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक के क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो देखो ये R जो है, इस R का मतलब है एल्किल समूह। R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। और जो एल्किल समूह होते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि आगे पीछे कितने को कार्बन परमाणु जुड़ सकें। तो जो असलियत में तुम्हारे साबुन आवे वहाँ को सूत्र का होगा C17H35COONA। और या तो बोले हम बेटा सोडियम स्टीयरेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम स्टीयरेट। ठीक है ना। अब C17H35 की जगह पे हमने एल्किल समूह लगा दिया R, वही सूत्र था। आगे बात समझ में। तो ये साबुन का मेन सूत्र होता है। तो आप इस अभिक्रिया को नोट करो फटाफट। अब देखो बात करते हैं साबुन की सफाई क्रिया के बारे में। साबुन जो होता है वो केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करता है, कठोर जल के साथ सफाई क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। तो साबुन कठोर जल के साथ सफाई कार्य क्यों नहीं करता है? इसका जवाब लिखते हैं। साबुन कठोर जल के साथ सफाई क्रिया नहीं करता है। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न का लिखना है क्या कारण है कि साबुन कठोर जल के साथ सफाई क्रिया नहीं करता है। पहले प्रश्न नोट करेंगे और उसके बाद ये उसका जवाब लिख रहा हूँ मैं। साबुन जो होता है वो केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करता है। तुम देखे होंगे कि कर्रे पानी में साबुन ना लगे, नरम पानी में साबुन लगे, ऐसे कर चुके हैं ना हम अपनी भाषा में। तो कठोर जल में साबुन नहीं लगता है और नरम पानी में साबुन लग जाता है। तो साबुन का उपयोग आप मृदु जल के साथ कर सकते हो, कठोर जल के साथ नहीं कर सकते हो। उसका कारण क्या होता है? पहले तो प्रश्न लिख लेंगे, फिर पीछे आए जवाब लिखेंगे। साबुन कठोर जल के साथ सफाई क्रिया नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में, क्योंकि जो कठोर जल होता है उसके अंदर क्या होता है? कठोर जल में कैल्शियम, Ca+2 व मैग्नीशियम Mg+2 आयन उपस्थित होते हैं। कठोर जल में कौन कौन से आयन उपस्थित है बेटा? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को पृथक कर कैल्शियम व मैग्नीशियम, लिख दूं मैं ऐसे, कैल्शियम व मैग्नीशियम के उच्च बसीय अम्ल वाले
बसीय अम्ल वाले लवण बना लेते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं। ये लवण जल में कैसे हैं? अघुलनशील। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण बने वो जल के अंदर कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। अतः ये अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए सफाई क्रिया नहीं होती है, सफाई क्रिया नहीं होती है। आराम से चेक करो, दो तरह के पानी रहे तुम्हारे पास, कर्रा पानी और नरम पानी। आप देखते होंगे कि कछुक पानी तो आपके पास ऐसे जिसमें साबुन आराम से लगता है, कपड़े बहुत साफ़ निकलते हैं, और कुछ पानी ऐसे होते हैं जिनमें साबुन बिल्कुल नहीं लगता है। खूब साबुन को घिस देते हो लेकिन एक चिकना चिकना पदार्थ बनता है, और वो चिकना चिकना जो पदार्थ होता है उससे साबुन तो पूरा ख़त्म हो जाता है लेकिन गंदगी साफ़ नहीं होती है। उसका जो कारण होता है कि उस पानी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं ये साबुन के अणु में से सोडियम आयन को तो रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और ख़ुद उनकी जगह पे आके बैठ जाते हैं। खुद उनकी जगह पे आते हैं तो वो एक तरह से साबुन सा ही बन जाता है, तो वो अवक्षेपित हो जाता है और पानी में घुलता नहीं है, इसलिए सफाई क्रिया नहीं होती है। देखो मैं आपको समीकरण देखो आपको बताऊँ, जैसे RCOONA, ये तो साबुन है गो, ठीक है ना। अब आप कठोर जल ले रहे हो और कठोर जल में ये दोनों आयन उपस्थित हैं, तो ये दोनों आयन क्या करेंगे, सोडियम को उसकी जगह से हटाएंगे और क्या बना लेंगे, RCOO का होल ट्वाइस Ca, या RCOO का होल ट्वाइस Mg। इन लवणों को बना लेंगे, और जब ये लवण बन जाएंगे तो ये भी एक तरह का क्या बन गया, इसी तरह से साबुन का ही तो एक रूप बन गया। यहाँ भी ये भी धातु परमाणु जुड़ा हुआ है इसके साथ, और ये भी धातु परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक तरह का साबुन हो गया। और ये जो होता है ये अघुलनशील है जल में, और अघुलनशील है तो पानी में घुरेगा नहीं, तो फिर कहा होगा ही, जैसे रेत है पानी में डाल देंगे जब तक तुम हवा हिलाएंगे जब तक तो वो घुर तो रहेगा, लेकिन वैसे रेत अघुलनशील होता है, जैसे ही तुम बात छोड़ेंगे तो वो तुरंत पात्र के पैने में बैठ जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाएगा तो सफाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो कठोर जल में साबुन का उपयोग हम नहीं करते हैं। जब कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं करते हैं तो कर्रे पानी में हम कपड़ा न कैसे धोएंगे, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना।